हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने राणा सांगा पढ़ रहे थे और अपने चल रहा था खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। तो एक बार जो है वो थोड़ा सा खानवा के युद्ध का रिवाइज कर लेते हैं। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपके सांगा और बाबर के बीच। फिर हमने युद्ध के कुछ कारण देखे थे। क्या क्या कारण था? पहला तो कि दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। दूसरा कि सांगा ने जो बयाना के किले पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तीसरा कि सांगा ने जो दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। चौथा कारण था कि इब्राहिम लोदी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, वो अपने राजस्थान के अंदर आ गया था सांगा के पास में, और बाबर के खिलाफ जो भारत के अंदर राजपूत और अफगान क्या बन गया था, गठबंधन बन गया था। फिर पांचवें कारण बाबर अपनी डायरी बाबरनामा में लिखता है कि सांगा ने जो उसको भारत बुलाया था, लेकिन पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सहायता नहीं की। तो बाबर उस चीज का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो फिर अपने कल बात हो गई थी कि बाबर ने जो इस युद्ध को क्या घोषित किया था, जिहाद का युद्ध घोषित किया था। यानी धर्म की जो लड़ाइयां होती है उन्हें क्या बोला जाता है, जिहाद। और बाबर ने क्या नहीं पीने की कसम खाई थी? बाबर ने शराब नहीं पीने की जो है वो आपके कसम खाई थी। और बाबर ने जो एक मुस्लिम व्यापारियों का कर हटा दिया था, उस कर का नाम क्या था, तमगा कर। बाबर ने कहा कि आज के बाद में किसी भी मुस्लिम व्यापारी को क्या नहीं देना पड़ेगा, आपके तमगा कर जो है वो नहीं देना पड़ेगा। फिर अपने सांगा को भी लगा कि यार लड़ाई बड़ी है, अपने अकेले की तो पार पड़ी नहीं, पड़ेगी नहीं। तो जो सांगा ने जो राजस्थान की लगभग सभी राजाओं को क्या लिखे, पत्र लिखे। और पत्र लिखने या पत्र भेजने को कहा जाता है पाती पर्वन। यानी सभी रियासतों को क्या लिखे, अपने पत्र लिखे और सहायता की मांग की। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन जो है सहायता करने के लिए आया था सांगा की। तो सबसे पहले अपने आमेर यानी जयपुर से कौन आया था, पृथ्वीराज। मारवाड़ यानी अपने जोधपुर से कौन गया था, मालदेव। लेकिन उस समय मालदेव राजा नहीं था, मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था गांगा। बीकानेर से गया था अपने कल्याणमल। कल्याणमल भी उस समय राजा नहीं था, राजा जो थे आपके राव जेठ सिंह थे। अपने इडर से आया था भारमल। मैंने आपको बताया था कि रायमल और भारमल के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो सांगा उस युद्ध के अंदर जीत गया और सांगा ने राजा किसको बनाया था, रायमल को। लेकिन रायमल की जो थोड़े समय पश्चात मृत्यु हो गई थी, तो भारमल अपने सांगा के पास में आया और कहा कि देख सांगा, रायमल तो मरी गयो, अब तू मेरू क्यों पंगो लेवे यार, मेरू तेरी के दुश्मनी है, मन राजा बना दे। तो सांगा ने कहा चल कोई बात नहीं, राजा तो तू बन जा, पर जब कभी मुझे तेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो तू मेरी सहायता करेगा। तो इसलिए ईडर से कौन आया था, आपके भारमल आया था। चंदेरी से कौन आया, मेदिनी राय। मैंने आपको बताया था कि इस मेदिनी राय की जो महमूद खिलजी सेकंड के खिलाफ सांगा ने क्या की थी, सहायता की थी। और कौन सा किला दिया था, गागरोन का किला दिया था। तब मेदिनी राय के पास में यह संदेश गया, तो मेदिनी राय ने कहा कि यार मुश्किल वक्त के अंदर सांगा ने अपना साथ दिया था, आज सांगा मुश्किल में, तो अपने भी चलते हैं साथ देने के लिए। इसलिए चंदे ऋषि कौन आया, मेदिनी राय। मेड़ता से जो आया था वो आया था आपके विरमदेव। वागड़, वागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां से कौन आया, उदय सिंह आया। देवलिया, देवलिया कहा जाता था अपने प्रतापगढ़ को, वहां से आया अपने बाघ सिंह। सिरोही से आया अपने अखेराज देवड़ा। मैंने बताया था कि सिरोही के अंदर कौन से वंश का शासन था, देवड़े वंश का, देवड़ा वंश का, सॉरी, जगमाल देवड़ा, सैसमल देवड़ा। तो इधर कौन है आपके, अखेराज देवड़ा। मेवात, मेवात कहा जाता था आपके अलवर को, तो अलवर से कौन है, हसन खां मेवाती। सलूम्बर से कौन है, रतन सिंह झुंडावत। सादड़ी से कौन है, झाला अज्जा। और मैंने बताया था कि इब्राहिम लोदी का एक छोटा भाई था जो कौन था, महमूद लोदी, वो सांगा के पास में आ गया था और इस युद्ध के अंदर सांगा की क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि लोदी जो थे वो अफगान थे, तो अफगानों की सेना जो उसका लीडर कौन था, महमूद लोदी। अब मैंने आपको बताया था कि अपने मेवाड़ के अंदर दो परंपराएं थी। सबसे पहले तो अपने किसी युद्ध करने जाएंगे किसी से, तो सबसे पहले मेवाड़ की सेना का जो सेनापति होगा वो होगा सलूम्बर का सामंत।
इसलिए अपने सलूम्बर का सामंत का नाम लिखा। तो सलूम्बर का सामंत कौन है? रतन सिंह चुंडावत। इसका मतलब ये मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति। ऐसा ही एक और रिवाज था कि मान लो राजा युद्ध करने गया और किसी भी वजह से राजा युद्ध के अंदर क्या हो गया? घायल हो गया। मान लो राजा को कोई तलवार लग गई, कोई तीर लग गया, कोई भाला लग गया, किसी भी वजह से राजा क्या हो गया? आपका घायल हो गया। अब राजा घायल हो गया तो राजा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो अब राजा की जगह कौन बैठेगा? तो वो जो राजा की जगह बैठेगा वो बैठेगा सादड़ी का झाला। यानी सादड़ी अपने चित्तौड़ के अंदर क्या था? एक ठिकाना था और उनके पास में ये एक विशेष वीटो था कि राजा मान लो युद्ध के अंदर घायल हो गया तो वो राजा का मुकुट क्या करेंगे? धारण करेंगे और युद्ध का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। इसलिए हमने जो इन दो सामंतों के क्या लिखे? नाम लिखे। अब अपने आगे पढ़ते हैं। कल अपने इतना ही पढ़ा था। अब भाई सेना खानवा के अंदर आमने सामने खड़ी है। एक तरफ हमने इधर बाबर की सेना खड़ी है और इधर अपने किसकी सेना खड़ी है? सांगा की सेना खड़ी है। और इन दोनों सेनाओं के बीच में आपके 17 मार्च 1527 को क्या होना है? खानवा का युद्ध होना है। अब इस बाबर के पास में दो तोपें थी। क्या थी? ये आपकी तोपें हैं मान लो ना। उत्तर भारत के अंदर सबसे पहले किसी ने युद्ध के अंदर तोपों का जो प्रयोग किया था वो किया था आपके बाबर ने। उससे पहले अपने किसी भी युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले अपने तलवारें, तीरें, भाले उनका प्रयोग किया जाता था। पर बाबर ने जो खानवा के युद्ध के अंदर सबसे पहले उत्तर भारत के अंदर किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। अब अपने सांगा की सेना कुछ यूं थी कि मानो यहाँ पर आमेर का पृथ्वीराज खड़ा है 5000 सैनिक लेकर के, इधर सलूम्बर का सामंत रतन सिंह खड़ा है आपके 4000 सेना लेकर, इधर आपके वागड़ का उदय सिंह खड़ा है 7000 सैनिक लेकर के, इधर आपके मालदेव खड़ा है 3000 सैनिक लेकर के, इधर बीच में आपके सांगा खड़ा है, इधर आपके बीकानेर का कल्याणमल खड़ा है 3000 सेना लेकर के, इधर आपके पीछे ये हसन खां मेवाती, चंदेरी का मेदिनी राय, सिरोही का अखिराज देवड़ा और ये जो है वो आपके क्या है? खड़े। तो इनकी सेना जो है वो कुछ इस प्रकार से थी। अब भाई युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही उधर से तोपों से गोले आने शुरू हुए। अब घोड़े अपने वालों ने पहले कभी देखे नहीं थे तो अपने वालों के यूं आगे आगे वाले सल्ट गए। अपने वालों को समझ ही नहीं आया है क्या हो क्या रहा है। तो अपने को भयंकर नुकसान हुआ। फिर अपने एक ये था कि मुसलमान राजा कभी खुद युद्ध लड़ने नहीं जाया करते थे। वो अपने यूं सेना के पीछे बैठे रहते थे और वो निर्देश दिया करते थे कि तू लड़, तू लड़, तू लड़, तू लड़। पर अपने उल्टा था, अपने वाले खुद जाते थे। और अपने वालों के अंदर एक समस्या थी कि मानो ये जो है आपका वागड़ का उदय सिंह आया कितने हजार सैनिक लेकर के? 7000 सैनिक लेकर। इधर से अपने ये घोड़ा आया और आकर के उदय सिंह के लग गया। तो अब ये जो 7000 सैनिक है, ये अब उदय सिंह मर गया तो ये सैनिक नहीं लड़ेंगे। भाई अपने राजा के साथ में युद्ध लड़ने आए थे, अब राजा ही नहीं बचा तो अपने क्यों युद्ध लड़े? अपने मरने देते। तो मानो ये 7000 सैनिक क्या हो गए? कम हो गए। तो ये इस प्रकार की सेना कम हो गई। इधर आपका आमेर का पृथ्वीराज मर गया तो ये 5000 सेना और कम हो गई। तो इसका मतलब भयंकर नुकसान हुआ। फिर अपने जब युद्ध के अंदर जो है हाथियों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता? हाथियों का प्रयोग। जबकि मैंने आपको बताया था बाबर और कौन थे? मुगल। और मुगल जो प्रयोग करते थे वो करते थे घोड़ों का। और घोड़े मैंने आपको बताया था कि युद्ध के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी घोड़े बहुत फुर्तीले होते हैं। फिर दूसरा कि अपने हाथियों ने भी बेचारों ने कभी पहले घोड़े यानी देखे नहीं थे तोपे। अब उधर से यूं घोड़े आए धमाधम तो हाथी बेचारे पागल हो गए और हाथी अपने यूं पागल होकर के इधर उधर भागने लग गए। तो अपने ही हाथियों ने अपनी सेना को जो क्या हो गया? कुचलना शुरू कर दिया। अब लगा कि यार भयंकर नुकसान हो रहा है अपने को। तब अपने वाले सैनिकों को धीरे धीरे समझ आया कि यार इन तोपों से जो है वो अपने को क्या हो रहा है? नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो क्यों ना अपने इधर साइड साइड से लड़े, तोपों से हट जाए। अब जब तोपों से साइड साइड में लड़ने लगे तो अपने नुकसान कब हुआ? तभी यूं बाबर ने अपना नया पासा पलटा और बाबर युद्ध की एक नई पद्धति लेकर के आया, तुलगुमा युद्ध पद्धति। कौन सी? तुलगुमा युद्ध पद्धति। क्योंकि बाबर कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। और उज्बेकिस्तान के अंदर एक युद्ध लड़ने की पद्धति थी। वो पद्धति कौन सी थी? तुलगुमा पद्धति थी। तो बाबर ने इस पद्धति का प्रयोग किया यहाँ पर। यह भी अपने कभी प्रयोग हुआ नहीं था। भाई अपने क्या था? सेना आमने सामने लड़ती थी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, भाई मैं लड़ रहा हूं, मैं मानो एक सैनिक हूं तो मैं अपने सामने वाले सैनिक से ही लड़ूंगा।
इधर से और उधर से आने वाले सैनिक से नहीं लड़ूंगा। तो बाबर ने इस पद्धति के तहत अपनी एक सेना छोड़ी इधर से और एक सेना छोड़ी इधर से। अब मुझे पता है मैं सामने वाले से लड़ रहा हूं, मुझे पता है एक सैनिक इधर से आ रहा है, एक सैनिक इधर से आ रहा है, तो ये दोनों मुझे मारेंगे। पर मैंने उनको कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता युद्ध के अंदर, सामने से और सामने से, ये चीटिंग है। अब मैंने चीटिंग चीटिंग की, तब तक वो मुझको मार के चला गया, तो भयंकर नुकसान हुआ। यानी बाबर ने कहा कि इस सेना को तीनों तरफ से घेर करके मारो। तुलगुमा युद्ध पद्धति में क्या होता था कि सेना को जो वो तीन तरफ से घेर के मारा जाता था। अब अपने वालों ने ये पद्धति भी कभी नहीं देखी थी। अपने वालों ने कहा यार ठीक चीटिंग करते हो तुम, तो भयंकर चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग पर चीटिंग। तो अब नुकसान भयंकर हुआ। किस किस की वजह से? बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति से, बाबर की तोपों की वजह से, हाथियों के पागल होने की वजह से, सेनापतियों के मरने की वजह से। अब यूं जब भयंकर नुकसान हुआ तो सेना इधर उधर भागने लगी। तब सांगा ने देखा कि यार सेना भाग रही है, और यदि सेना भाग रही है तो मतलब अपने युद्ध कैसे लड़ेंगे, और अपने तो युद्ध हार जाएंगे। तो सांगा ने जो ये पास में मालदेव और कल्याणमल थे इनको कहा कि मुझे जो है आप युद्ध के अंदर आगे ले जाकर के क्या कर दो, खड़ा कर दो। जब मैं आगे जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो सेना के अंदर जो है वो मनोबल बढ़ेगा, यानी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपना राजा खुद लड़ रहा है तो अपने लड़ने चलते। तो इधर मालदेव और कल्याणमल ने कहा कि देखो साहब आप ये गलत कर रहे हो, और ये जो प्लान है ये आप पर ही भारी पड़ेगा। कल को भगवान ना करे ऐसा हो पर कोई आपको तीर या भाला कुछ लग गया तो, या आपको कुछ हो गया तो अपनी सेना तो वैसे भी नहीं लड़ेगी। तो भाई आपको यदि कुछ हो गया, अपने ये था कि राजा को कुछ हो गया तो अपने नहीं लड़ेंगे, अपने हार मान लेंगे। तो कल को आपको कुछ हो गया तो अपने पास में करने को ही क्या बचेगा। तो सांगा ने कहा देखो अपने यूं ऐसे पागलपंती वाली बात नहीं करते, यूं नकारात्मक मत सोचा करो, और तुम जो है मुझको आगे ले जाकर के क्या कर दो, खड़ा कर दो। अब सांगा को आगे ले जाकर के खड़ा किया। अब जैसे ही बाबर को यह बात पता चली कि सांगा जो है वो युद्ध के अंदर आगे आकर के लड़ रहा है, तो बाबर ने अपनी एक नई 2000 लोगों की सैनिक टुकड़ी उतारी, तीरंदाज। कौन सी? तीरंदाज। और उसको कहा कि आपको एक ही काम करना है, आपको पूरे के पूरे तीर किसके ऊपर चलाने? सांगा के ऊपर चलाने। एक भी तीर मान लो सांगा को लग गया तो सांगा मर जाएगा, सांगा मर जाएगा तो सेना लड़ना बंद कर देगी और अपने युद्ध क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे। अब भाई ये टुकड़ी सांगा के ऊपर तीर चलाने लगी भयंकर, और ऐसे ही एक तीर जो अपने सांगा को आकर के लग गया, पर मरा फिर भी नहीं, वो घायल होकर के पीछे हाथी के होदे में गिर गया। अब भाई हाथी काफी ऊंचा होता है, अब भाई हाथी के ऊपर आदमी बैठा है होदे के अंदर और वो पीछे गिर रहा है तो वो ठेठ तक दिखेगा। तो अब जैसे ही सैनिकों ने देखा कि यार सांगा को तीर लगा और सांगा जो पीछे हाथी के होदे में गिर गया, तो सेना युद्ध छोड़ गई, भाग गई। सेना ने कहा अपने तो राजा मर गए, अपने राणा जी मर गए तो अपने क्यों युद्ध लड़े भाई, अपने क्यों जान बचे, जान है तो जहान है। अब आगे वालों ने वो युद्ध का मोर्चा संभाला कि अरे देखो ये डाकी मरा नहीं, ये जिंदा है, ये केवल घायल हुआ है। पर इतने में परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब जब राजा घायल हुआ तो मैंने आपको बताया कि राणा की जगह कौन बैठेगा मुकुट पहन के? सादड़ी का झाला। और सादड़ी से कौन आया था? झाला आजा। तो झाला आजा को युद्ध का मुकुट पहनाया गया और वापस युद्ध का मोर्चा क्या करना, संभालने का प्रयास किया गया। पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। जैसे अपने बचपन में पढ़ते हैं ना कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, यात्री के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक उसी प्रकार झाला अज्जा के सांगा का मुकुट धारण करने से पहले बाबर युद्ध जीत चुका था। अब बाबर ने कहा यार जीत गए अपने, और बाबर ने तमन चौपड़ इसको चालू करना शुरू किया और अपनी एक उपाधि धारण की, वो उपाधि थी गाजी। और मैंने आपको बताया था कि गाजी उपाधि कौन धारण करता था? जो अपने धर्म की लड़ाई लड़ता था, मजहब की लड़ाई लड़ता था। तो बाबर ने कहा था ना, यूं शराब पी करके यूं भाषण दिया था ना, जो मैंने आपको कल बताया था कि बाबर ने कहा यह युद्ध नहीं है, यह जिहाद है, जिहाद। और बाबर जो है वो धर्म की लड़ाई लड़ता है, बाबर मजहब की लड़ाई लड़ता है। और बाबर को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस धरती के इस छोर से उस छोर तक, पर्वतों में, पहाड़ों में, मैदानों में, पठारों में, मरुस्थलों में, हर जगह किसका धर्म हो? इस्लाम धर्म का झंडा हो। इसलिए बाबर मजहब की लड़ाई लड़ता है। तो बाबर ने कहा भाई अपने जीत गए, तो अपने उपाधि किसकी धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। तो अब आप आगे लिख लो।
कि घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। अंत है जाला अज्जा ने, और जाला अज्जा कहाँ का था? सादड़ी का सामंत था। सादड़ी अपने चित्तौड़ के अंदर जो एक परगना है। जाला अज्जा ने युद्ध का क्या किया? नेतृत्व किया। पर जाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया, उससे पहले बाबर जो युद्ध जीत चुका था। तो युद्ध का परिणाम लिख दो कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। तथा उसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। और गाजी मैंने आपको कहा था कि जो धर्म के लिए लड़ते थे उनको कहा जाता था। धारण की। अब ये तो हो गया भाई आपका खानवा युद्ध कंप्लीट। पर आप जब आरएस मेंस के दृष्टि से देखोगे तब आपके ये युद्ध यही कंप्लीट नहीं हो जाता। तब आपके दो क्वेश्चन और बन जाते। पहला तो कि सांगा युद्ध क्यों हारा था, सांगा के युद्ध के हारने के कारण। और दूसरा कि इस खानवा युद्ध का क्या महत्व है, भाई इस युद्ध के बाद में क्या परिस्थितियां बनी, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतिहास के अंदर। और इस युद्ध का नाम जो इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर दर्ज है। तो फिर आप इस युद्ध का महत्व बताओ। तो आपको इस सांगा की हार के कारण पता होने चाहिए और इस खानवा युद्ध का जो है आपको महत्व पता होना चाहिए। तब अब आप आगे हेडिंग डालो सांगा की हार के कारण। अब देखो पीछे मैंने जब आपको ये हाथी वाली और बात बताई थी, मैंने ये इसलिए नहीं बताई थी कि इस प्रकार से हुआ। मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि वहीं पर आपके सांगा के कारण निहित थे। भाई हार के क्या क्या कारण रहे थे? पहला कारण मैंने आपको बताया था कि सांगा की सेना में एकता की कमी थी, यानी सेना के अंदर बहुत सारे सेनापति थे। और जब किसी काम के अंदर यूं बहुत सारे चमचे होते हैं तो वो काम सही नहीं होता। भाई आप एक जेल को देख लो, थाने में देख लो ना, सॉरी थाने में देख लो, थाने के अंदर इंस्पेक्टर एक ही होता है, बाकी सारे सिपाही होते हैं। यदि हर कोई इंस्पेक्टर बन गया तो थाने का काम सुचारू रूप से जो आपके क्या होगा, चालू नहीं होगा। तो फिर इसी प्रकार ये भी था कि सांगा के अंदर जो आपके अलग अलग सेनापति थे, और जैसे ही सेनापति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई यानी मरे, तो उनकी सेना ने लड़ना बंद कर दिया। तो आप लिख दो पहला कारण, सांगा की सेना में किसकी कमी थी? एकता की कमी थी। बस एकता ही नहीं थी, यदि एकता होती तो शायद सांगा युद्ध जीत सकता था। तथा सेना किसके नेतृत्व में? में लड़ रही थी। दूसरा कारण अपने पढ़ा था कल, बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। और आगे अपने खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। अब बाबर को इस युद्ध के बीच के समय के अंदर युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। भाई बाबर ने अपनी जो कमियां ढूंढ ली कि भाई पिछली बार किस किस प्रकार से मैं युद्ध हारा था। अब 1 महीने का टाइम मिल गया, उसके अंदर उसके जो सैनिक घायल थे उनका भी इलाज हो गया। बाबर ने कहीं से तोपें वगैरह भी मंगवा ली। तो यदि आप बयाना का युद्ध जीते
हाथों हाथ आप आगरा पर अटैक कर देते तो आप युद्ध जीत सकते थे, पर अगले के पास में तैयारी का टाइम मिल गया, उसने आपको डिफीट कर दिया। तो आप दूसरा कारण लिख दो कि बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। तीसरा मैंने कहा था कि सांगा खुद जो युद्ध के अंदर क्या चला गया था, मैदान में सबसे आगे चला गया था। भाई आप जब इस प्रकार के नहीं हो कि आप युद्ध के अंदर आगे जाकर के लड़ सकते हो, पहली बात तो कि आपके एक पैर नहीं, आपके एक हाथ नहीं, आपके एक कान नहीं, आपके एक आंख नहीं, तो आपका आधा शरीर तो वैसे ही खंडित है। तो आप यूं क्यों अब युद्ध के अंदर आगे जा रहे हो? यदि सांगा युद्ध के अंदर आगे नहीं जाता, सांगा के तीर नहीं लगता, तो सेना नहीं भागती इधर उधर, सेना का मनोबल बना हुआ रहता कि भाई अपने राजा जी बैठे हैं, राजा जी अभी तक नहीं जा रहे तो अपने क्यों जाए। पर राणा जी ने खुद के पैर पर ही क्या मार ली, कुल्हाड़ी मार ली। तो तीसरा कारण लिख दो कि सांगा, सॉरी घायल सांगा, सांगा क्या था इस समय, घायल था, 80 घाव थे उसके शरीर पर। खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। भाई घायल ही था, अगले के एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, एक आंख नहीं, और 80 घाव थे शरीर पर। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, उस बंदे के शरीर पर घाव जरूर थे, उसके मन में कोई घाव नहीं थे। उसके मन में एक ही संकल्प था कि अपने युद्ध जीत जाए, और मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आप मन के अंदर यदि ये निश्चित कर लेते हो कि अपने ही जीतेंगे, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं होता। पर जब आपके सामने यूं बहुत ज्यादा की तादाद में सेना हो और आपके पास में सेना कम हो, या फिर आपके साथ वाले ही आपको छोड़ करके चले जाए, तब आपके यूं कुछ हारने के चांस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं हुई डगमगाता। तो चौथा कांड मैंने आपको अभी बता दिया कि सेना के साथ सांगा के जो साथ वाले थे वो ही छोड़ करके चले गए थे। तो लिख दो कि सांगा के साथियों ने सांगा के साथ विश्वासघात कर लिया। अब विश्वासघात किया है तो उनको कहीं सेफ जगह तो जाना पड़ेगा ना भाई, वरना सांगा उनको छोड़ेगा थोड़ी। तो लिख दो वो कहाँ सेफ, कौन सी जगह, बाबर। तो बाबर के पास चले गए, बाबर ने जाकर के कहा कि यार हम तो पागल थे जो उस सांगा का साथ दे रहे थे, हमें तो अब समझ आया कि हमें तेरे साथ होना चाहिए था। तो किसके पास में चले गए, बाबर के पास चले गए। बाबर ने कहा चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, अकल तो आई। अब एग्जाम्पल देख लो कि कौन कौन चले गए। जैसे एमपी के अंदर अपनी एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है रायसीन। क्या जगह, रायसीन। वहां का जो है सांगा का साथ देने आया था सलहदी तंवर। कहीं पर सलहदी मिलता है, कहीं पर सिलहदी मिलता है, पर सिलहदी तंवर। इसको लगा कि यार सांगा तो हारेगा, तो अपने सांगा हारे उससे पहले अपने बाबर के पास में चले जाते। तो इसने बाबर को जाकर के कहा देख बाबर, जीत तेरी 100% निश्चित है और तू ही जीतेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। अब अगले की बढ़ाई करता है तो अगला पसंद आता है। तो बाबर ने कहा चल कोई बात नहीं, ज्यादा मक्खन मत लगा, मुझे पता है तू किस लिए आया, तू तो अपने सेना के अंदर बैठ जा और अपनी तरफ से युद्ध लड़, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो राय सिंह तंवर ने कहा अपने डन, अपने यही चाह रहे थे।
दूसरा, अपने एक रियासत थी नागौर, और उन दिनों जो नागौर के अंदर राज था वो था मुस्लिमों का, और मुस्लिमों में भी किनका? खानजादे मुस्लिमों का। तो दूसरा लिख दो, नागौर के खानजादे मुस्लिम। ये इन मुस्लिमों ने जाकर के सांगा को कहा, सॉरी बाबर को कहा कि देख बाबर, हमारे तो सांगा के यूं बहक गए थे सांगा के पीछे, वरना अपने तो यूं मुस्लिम है यार, मुसलमान मुसलमान भाई। अपने को तो अब समझ आया कि यदि हम तेरा साथ देंगे और तू जीत गया तो अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा, और राजस्थान के अंदर लगभग सभी रियासतों के अंदर किसका झंडा होगा? इस्लाम का झंडा होगा। तो अपने तो यूं धर्म के लिए ही लड़ेंगे ना यार। तू सही कहता था, तू मजहब की लड़ाई लड़ता है, तो हमें भी मजहब की लड़ाई लड़नी, तो हम तेरे साथ आ रहे हैं। तो बाबर ने कहा आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, आप आ रहे हो तो आपका वेलकम। तो ये भी चले गए। तो इस प्रकार से सांगा के साथियों ने सांगा के साथ में क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। अगला मैंने आपको बताया था कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और तोपें अपने वालों ने कभी देखी नहीं थी। तो अपने वालों ने कहा यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अपने कहां से पढ़े, अपने ये तो कभी कवर ही नहीं किया था। भाई आपके सामने अभी कोई दूसरी चीज रख दे कि मतलब आपने लॉ कभी देखा ही नहीं, और आपसे पूछ ले कि लॉ की उस धारा के अंदर क्या है, तो आपको कभी लॉ ही नहीं देखी, आपने कभी धारा का नाम ही नहीं सुना, तो आप उसके अंदर की चीज का क्या पता लगा पाओगे? तो आपके तो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार अपने वालों के पास में ही था कि यार बाबर का तोप खाना, अपने वालों ने तोपें कभी देखी नहीं थी, अपने वालों ने खाली तलवारें भाले और तीर ही देखे थे। और बाबर के दो तोपची थे इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि दो तोपें थी। तो तोपचियों के नाम लिख दो। एक का नाम था उस्ताद अली खान। क्या नाम था? उस्ताद अली खान। और दूसरे का जो आपके नाम था वो नाम था मुस्तफा खान। क्या नाम था? मुस्तफा खान। अब अगला कारण मैंने आपको फिर भी बता दिया था कि बाबर ने एक युद्ध की नई पद्धति अपनाई थी, वो थी तुलगुमा युद्ध पद्धति, यानी इनको तीनों तरफ से घेर करके मार। तो अगला कारण लिख दो। कौन सी युद्ध पद्धति? तुलगुमा युद्ध पद्धति। अगला कारण मैंने आपको बताया था कि अपने वाले राजा युद्ध के अंदर प्रयोग करते थे हाथियों का, जबकि वो बाहर से आए बाबर, और वो कौन थे? मुगल, और वो प्रयोग करते थे हाथियों का, सॉरी घोड़ों का। और घोड़े जो युद्ध के लिए हाथियों की तुलना में बेस्ट होते हैं भाई, फुर्तीले होते हैं। आप एक घोड़े को यहाँ से जरूरत पड़ी तो वहां तक छलांग लगा सकते हो, आप हाथी को तो नहीं लगवा सकते। हाथी तो आपके यूं मस्त मगन टाइप के अंदर वो उसी फील्ड के अंदर बहेगा, आप तो उसके साथ में कुछ कर भी नहीं सकते। यदि घोड़ा फिर भी इधर उधर यूं गुस्से के अंदर अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब बेकाबू हो जाता है, फिर भी उसको यूं किसी भी प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। आप हाथी को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि हाथी पागल हो गए तो उन्होंने अपनी सेना को मार दिया। तो ये भी कारण था। तो लिख दो सांगा और कौन थे? राजपूत। तो राजपूतों ने किन का प्रयोग किया था? हाथियों का। जबकि मुगलों ने किसका किया था? मुगल यानी बाबर, घोड़ों का प्रयोग किया। अगला कारण यह था कि ये जो मुगल अपने हथियारों का जो प्रयोग करते थे वो अप्रोक्सीमेट हल्के होते थे। अपने राजपूत भारी, आप हमेशा पढ़ते हो कि कुंभा की तलवार इतने किले की थी, कुंभा का भाला इतने किले का था, कुंभा की ढाल इतने किलो की थी। तो भाई आप एक 36 किलो की तलवार उठा रहे हो, एक आप यूं 1.5-2 किलो की तलवार उठा रहे हो, तो आपके यूं 36 किलो पहले तो यूं उठाने में भी जोर आएगा, फिर आप उसको यूं हमला करोगे तो फिर उसमें भी जोर आएगा। वरना यूं 2 किले बाहर तो यूं कहीं फेंक दो उसको, यहाँ से तलवार फेंकोगे तो भी 2-4 सैनिक तो मर ही जाएंगे। तो फिर लिख दो कि हल्के हथियारों का प्रयोग बाबर द्वारा या मुगलों द्वारा, हल्के हथियारों का प्रयोग।
ये हो गई भाई आपके टोटल जो है वो सांगा के हार के कारण। आपके वैसे भी 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 10 के अंदर तो आएगा नहीं। 10 के अंदर आएगा तो वो आपको पूरा खानवा का युद्ध पूछेगा, जिसके अंदर आपको खानवा के युद्ध के कारण भी लिखने हैं, आपको परिणाम भी लिखने हैं, आपको सांगा की हार के भी कारण बताने हैं, आपको युद्ध का जो है महत्व भी बताना है। वरना आपने 5 नंबर के आएंगे तो फिर 8 जो पॉइंट आपके ठीक है पूरा हो जाएगा। 5 नंबर का आप 8 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो लगभग आपको 4 सवा 4 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला कारण देखो कि युद्ध का क्या है महत्व। भाई ये खानवा का युद्ध इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्यों है इतिहास के अंदर? तो सबसे पहला महत्व तो देखो कि बाबर किन के खिलाफ लड़ रहा है, एक दिल्ली वालों के और एक राजस्थान वाले। और इन दिनों मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ी जो रियासतें थी वो थी आपकी 3। कौन कौन सी? दिल्ली, मालवा और आपके गुजरात। और सांगा ने जो वो इन तीनों राजाओं को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो चौथा जो आपका नया राजा उभर रहा था वो कौन था? सांगा। तो 4 बड़े थे। और जो बाबर जो लड़ रहा था वो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहा था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। अब खानवा का युद्ध लड़ रहा है, खानवा के युद्ध के अंदर किसको हरा दिया? यानी सांगा को। तो मतलब राजपूत और अफगान दोनों को क्या कर दिया? हरा दिया। तो अब इन दोनों को हरा दिया तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान होगा या मुश्किल? भाई जाहिर सी बात है, आपके सामने जो समस्या थी आपने उस समस्या का समाधान निकाल दिया, तो आपके लिए तो ऑपरेशन ही खत्म। तो आप तो यू नो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो अगला कारण लिख दो, पहला कारण लिख दो कि राजपूतों आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत में राज करना क्या हो गया था? आसान हो गया। दूसरा कारण देखो कि मैंने आपको बताया था कि सांगवा, ये जो खानवा का युद्ध था उसके अंदर राजस्थान के लगभग सभी राजा आए थे भाग लेने के लिए। तो ये जो युद्ध था ये राजस्थान का अंतिम राजा था, जिस अंतिम युद्ध था जिसके अंदर राजस्थान के लगभग सभी राजा क्या हुए थे? इकट्ठे हुए। उसके बाद में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ जिसके अंदर राजस्थान के इतने सारे राजा क्या हुए? इकट्ठे हुए। तो लिख दो अगला कारण, सॉरी महत्व, खानवा का युद्ध। अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में क्या दिखाई दी? क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी राजा हुए वो क्या थे? राजपूत। एकता दिखाई दी। अपने हर एक चीज में और सब कुछ चीज आ जाती है, बस अपनी ये एकता ही मरवा देती है। अपने किसी भी चीज में एकता नहीं आ पाती। यदि दो भाई भी है ना तो उन दोनों भाई के बीच में भी आपके एकता नहीं। वो दो भाई भी लड़ेंगे, कभी कोई जमीन के विवाद के लिए लड़ेंगे, कहेंगे तूने ये ज्यादा ले ली, तूने ये ज्यादा ले ली, ये मेरी है, ये मेरी है। और उन दोनों के बीच में जब एकता नहीं होता है ना तो फिर तीसरा आदमी क्या कर लेता है? फायदा उठा लेता है। ठीक इसी प्रकार अपने वालों के बीच में एकता नहीं थी तो बाहर वाले जो है फायदा उठा के लेके चले गए। पहले मुगलों ने उठाया, फिर अपने अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो राज करो, अपने को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, दोनों को भिड़ाओ, अपने तो बीच में ऐसे ही मजे देखो। दो लड़ेंगे तो बीच में तीसरा जो वो कहेगा ऐसे नहीं, ये चीज मैं करता हूँ, मैं उठा के लेके चला जाता हूँ। भाई आपके मानो किसी लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और आप दोनों क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो। तो बीच में मैं गया और मैंने कहा आपके ये लाइट की प्रॉब्लम है, चलो इसको मैं रख लेता हूँ। आप दोनों राजी, और वो दोनों यूं खुश होते थे, वाह ठीक है, ना तन मिली ना मन मिली। यानी आपने दुखों दुखी को नहीं,
आपा दूसरे की सुखी हूं आपा दुखा। तो फिर वो चीज है कि अपने अंदर किस चीज की कमी है, एकता की जो है अपने कमी है। तीसरा कि मैंने आपको बताया था कि सांगा अंतिम राजा था जिसने दिल्ली को डायरेक्ट चुनौती दी थी। यानी सांगा के बाद में इतने बड़े हिंदू राजा नहीं बचे जो दिल्ली तक पहुंच गए थे। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, और सांगा उसे बाड़ी के युद्ध, धौलपुर के युद्ध में हरा देता है 1518 के अंदर। बाड़ी आपके आगरा से 50, मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर होता है। तो भाई राजधानी है आगरा इन अफगानों की। तो आप तो यूं राजधानी के यानी घर के अंदर घुस करके उनको मार के आ रहे हो, तब आप अपने साम्राज्य का क्या कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो। उसके बाद में ये नहीं था कि दिल्ली वाले राजाओं के खिलाफ अपने वाले लड़े नहीं थे, अपने वाले लड़े थे, पर अपने वाले लड़े थे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, ना कि साम्राज्य विस्तार के लिए। सांगा जो लड़ा था वो साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा था। मानो आप बाद में आप अकबर का आक्रमण देखो, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप लड़ रहा है किसके लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, कि भाई ये अकबर जो है वो मेरे साम्राज्य पर कब्जा ना कर ले। अकबर ने मारवाड़ पर कब्जा किया, सॉरी मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो मारवाड़ का चंद्रसेन लड़ रहा है केवल और केवल अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, कि भाई अकबर इस पर भी कब्जा ना कर ले। अकबर ने सिरोही पर आक्रमण किया, तो सिरोही का राजा सुल्तान लड़ रहा है कि बस मैं अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकूं। इनको यूं साम्राज्य विस्तार नहीं करना था, और ना वो साम्राज्य विस्तार कर पाए थे। सांगा अपने भयंकर था, दिल्ली तक ही पहुंच जाता था, और दिल्ली के राजा को घर में घुसकर ही कूट आऊं तो फिर तीसरा कारण लिख दो। मैं तो सॉरी कारण ही कारण नाम कि सांगा अंतिम राजा था जिसने दिल्ली को क्या दी थी, सीधी चुनौती दी थी। ठीक है, अगला महत्व ये था कि इस युद्ध ने राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी थी कि आपको जो युद्ध के जो आपके परंपरागत तौर तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा। आप हाथियों की जगह किन का प्रयोग करो, घोड़ों का प्रयोग करो। आप पुराने जो भारी हथियार है उनकी जगह आप हल्के हथियार लेकर के आओ। आप जो युद्ध की पद्धति है उसका त्याग करो। भाई आप कहते हो किसी को धोखा मत दो, पर दूसरे वाला जब अपने आपको धोखा दे तब अपने को धोखा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप युद्ध की क्या करो, इन कमजोरियों को दूर करो, और जो आपकी मॉडर्न युद्ध की पद्धति आ रखी है उसको अपनाओ। और संस्कृति भी यही कहती है कि समय के साथ में क्या होनी चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए। भाई आप पहले के जमाने के अंदर आपके चलता था ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो अब आप इस समय भी आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हो, तो इसका मतलब आप बहुत पीछे हो जमाने से। अब तो यूं रंगीन टीवी आ गए, अब तो आप यूं रंगीन बन जाओ। तो अपने ये था कि इस युद्ध ने अपनी जो कमजोरियां क्या करके रख दी थी, अपने सामने रख दी थी कि भाई आप युद्ध जो है वो इस प्रकार से लड़ो ताकि आप जो युद्ध जीत सको। तो चौथा मैं तो लिख दो कि इस युद्ध ने किनकी कमजोरियां उजागर कर दी थी, राजपूतों की। कहीं आप बाबर की मत कह देना। अगला कारण देखो, मैंने आपको बता दिया कि सांगा अंतिम राजा था जिसका साम्राज्य ठेठ दिल्ली तक था। मतलब बाकी राजाओं के बाद में, सांगा के बाद में ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं बचा जिसका साम्राज्य क्या था, बड़ा था। तो मैंने आपको बताया कि साम्राज्य बड़ा होगा, इसका मतलब वहां से टैक्स क्या आएगा, ज्यादा। टैक्स ज्यादा आएगा मतलब पैसे टके आदमी के ज्यादा होंगे, पैसे टके आदमी के ज्यादा होंगे, तो वो कहीं पर यूं महलों का निर्माण करवाएगा, कहीं पर यूं मंदिरों का निर्माण करवाएगा, कहीं पर यूं भवनों का निर्माण करवाएगा।
कहीं पर आपके संगीत का आयोजन करेगा, कहीं पर आपके बुकें लिखने के अंदर जो आपके पैसे खर्च करेगा, इसका मतलब वो अपनी कल्चर को और क्या करेगा, प्रमोट करेगा, यानी कला व संस्कृति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यदि सांगा के बाद में कोई बड़े राजा नहीं बचे तो आपके हिंदू संस्कृति और कला का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया। तो अगला महत्व लिख दो कि सांगा के बाद बड़े राजा नहीं बचे, जिसे क्या हुआ, हिंदू कला व संस्कृति का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, अगला आपने लास्ट महत्व देख लेते। अब आप मुझे बताओ कि क्या बाबर खानवा का युद्ध जीत गया था? तो क्या बाबर ने राजस्थान के अंदर अपने अधिकार स्थापित कर लिया था? क्या सांगा ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? नहीं, बाबर को भी इस युद्ध के अंदर यूं भयंकर नुकसान हुआ था। और बाबर को एक बात समझ आ गई थी कि ये राजस्थान वाले मानने वाले में से नहीं, यदि अपने अब भी इनको हराया और अब भी आक्रमण करने गए तो ये वापस लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो अपने क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, अपने इधर क्या रखा है, वैसे भी मरुस्थल है, अपने उधर चलते हैं आगे यूं मालवा की तरफ। तो बाबर अपने राजस्थान के अंदर आए, बाबर चला गया अपने चंदेरी के मेदिनी राय था उसकी तरफ, मालवा की तरफ, क्योंकि मालवा मैंने आपको बताया था क्या था कि पैसे वाली जगह थी, क्योंकि वहां पर आपके उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यानी वहां से उपजाऊ मिट्टी अच्छी है, इसका मतलब फसलें अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती है इसका मतलब लोगों के पास में पैसे, लोगों के पास में पैसे है तो अपने कर ज्यादा आएगा, अपने कर ज्यादा आएगा तो अपने सेना बड़ी करेंगे, सेना बड़ी करेंगे तो अपने साम्राज्य का विस्तार होगा। तो बाबर अपने उधर चंदेरी की तरफ, चंदेरी के बाद में उधर बिहार की तरफ चला गया। अब बाबर के बाद में बाबर का बेटा राजा बना हुमायूं। हुमायूं को तो बेचारे को यूं इतना मिला ही नहीं था कि वो राजस्थान की तरफ अटैक करे, उसको तो मौका ही नहीं मिला, तो फिर उसने भी आक्रमण नहीं किए। अब हुमायूं के बाद में हुमायूं का बेटा राजा बनता है अकबर। और अकबर को पता चल गया था कि इन राजस्थान वालों के खिलाफ जब दादाजी की और पापा जी की पार नहीं पड़ी तो अपनी कहां से पड़ेगी। तो अपने क्यों ना अपने एक काम करते, अपने इनके साथ में यूं फ्रेंडशिप कर लेते, दोस्ती कर लेते, सहयोग की संधियां कर लेते, ताकि अपने को पूरे भारत को जीतने में सहयोग मिलेगा इनकी तरफ से। भाई दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है तो अपने वाले ये मदद करने आएंगे तो अपने भारत को जीतने में आसानी होगी। तो इस युद्ध ने जो है मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था। भाई उनको समझ आ गया था कि राजस्थान वालों के साथ में संघर्ष तो चलेगा नहीं, इनके साथ में हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो अगला जो लिख दो कि इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का क्या कर दिया था, निर्धारण कर दिया था। कालांतर में लेटर ऑन कौन सहयोग की नीति अपनाता है, अकबर। संघर्ष के स्थान पर छोड़े। किसकी नीति अपनाई, सहयोग की नीति अपनाई। अब देखो भाई, ये हो गए खानवा युद्ध के अंदर परिणाम हो गए, आपके सांगा की हार के कारण हो गए, इस युद्ध का महत्व हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सांगा क्या हो गया, घायल हो गया था, तब उसको जो है वो
युद्ध भूमि से क्या लेके आए थे, बाहर लेके आए थे। तो अपने दौसा के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बसवा। कहां पर है, दौसा। इसके अंदर जो अपने सांगा का इलाज वगैरह किया गया। तो सांगा को होश है, तो सांगा ने कहा भाई मैं कहां पर हूं, मैं तो साग हुआ था, सारी खान हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो जी आपको तीर लग गया था, आप घायल हो गए, तब आपको जो हमें बाहर लेके आना पड़ा युद्ध भूमि से। तो सांगा ने पूछा खान हुआ युद्ध का क्या हुआ, तो कि वो युद्ध तो बाबर जीत गए, अपने उसके अंदर हार गए। तो सांगा ने पूछा अच्छा अब बाबर किधर गए, तो कि अब बाबर गया चंदेरी की तरफ। तो सांगा ने कहा यार चंदेरी का मेदिनी राय अपनी सहायता करने आया था, अपना दोस्त है मेदिनी राय, और आज अपना दोस्त संकट के अंदर है, तो अपने क्यों ना चले उसकी सहायता करने के लिए। तो सैनिकों ने कहा देख लो साहब, आपकी हालत इस प्रकार की नहीं है कि आप अपने दोस्त की सहायता कर पाओ, तो आप पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तो सांगा ने कहा मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, और अपने चलेंगे और इस मेदिनी राय की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अब सांगा गया, अपने यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है इरिच। कौन सी, इरिच। अब सांगा इरिच पहुंचा तो एक बार सैनिकों ने फिर कहा कि देख लो साहब अब भी समय है, मान जाओ अपने वापस घर चलते। तो सांगा ने कहा देखो एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, अब अपने वापस जाएंगे नहीं, अपने मेदिनी राय की सहायता करेंगे। तो सैनिकों ने कहा यार ठीक बंदा है, नहीं मान रहा तो इसको क्या कर दो, खाने के अंदर जहर मिला दो। तो इनके सैनिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पर सांगा के खाने में क्या बना दिया, जहर बना दिया, जहर मिला दिया सॉरी। अब थोड़ा सा आगे चला, यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है कालपी। अब वहां पर गया तो सांगा का जहर खाया हुआ था, अब जहर तो अपना असर दिखाएगा। तो कालपी के अंदर जाते हुए सांगा को यूं वॉमिटिंग वगैरह होने लगी, और वहां पर सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर अपने क्या है, सांगा की छतरी है। तो यहाँ पर तो क्या है, घायल सांगा का इलाज, तो लिख दो घायल सांगा का इलाज किया गया। यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया। यहाँ पर सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या बनी हुई है, सांगा की छतरी बनी हुई है। अब ये बात हो गई, अब बात कर लेते हैं सांगा की उपाधियों के बारे में। तो आप हेडिंग डालो टाइटल्स ऑफ सांगा। वैसे तो बेचारी की अपने को इतनी उपाधियां नहीं मिलती, दो उपाधियां मिलती। एक उपाधि मिलती है हिंदू पथ, पथ पथ शब्द बना है पति से, और पति का मतलब होता है स्वामी, यानी हिंदुओं का स्वामी। भाई हिंदुओं के लिए मुसलमान राजाओं से लड़ रहा है, इसलिए वो हिंदुओं की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, हिंदुओं का स्वामी है। और दूसरा मिलता है सैनिकों का भग्नावशेष। अवशेष का मतलब है जो बचा हुआ है ना, भग्न का अर्थ होता है जला हुआ, यानी वो क्या था, सैनिक तो था पर सैनिकों के रूप में भी अर्ध जला टुकड़ा था। भाई उसके एक पैर नहीं था, हाथ नहीं था, कान नहीं था, आंख नहीं थी, फिर भी बेचारा युद्ध लड़ रहा था। ये कहता है जेम्स टोड, जेम्स टोड कहता है कि वो सैनिकों के रूप में क्या था, जला हुआ टुकड़ा था। बाबर, मैंने आपको बताया कि बाबर ने एक डायरी लिखी जिसका नाम क्या था, बाबरनामा। बाबर इस बाबरनामा के अंदर सांगा की खूब सारी यूं मतलब बढ़ाइयां करता है, और बाबर कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा, यानी जब मुझसे युद्ध करने आए थे तब कितने राजा आए थे सांगा के साथ में, 7, 9 राव, 104 सरदार थे। कितने, 104, कहीं पर आपके 107 भी मिलता है, और वो मिसप्रिंटिंग है, लेकिन कुल मिला के आपका जो है वो 104 सरदार वाला ठीक है। तो 7 राजा, 9 राव तथा 104 क्या थे,
सरदार थे सांगा के दरबार के अंदर। तो ये हो गया भैया आपका सांगा कंप्लीट। तो बाबरनामा के अनुसार आप लिख देना कि सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव तथा 104 क्या थे, सरदार थे। तो एक बार जो अपने वापस आज जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते, उसके बाद में जो अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। तो अपने पढ़ा था कि घायल होने के कारण सांगा को क्या किया गया, युद्ध भूमि से बाहर लाया गया। अंततः युद्ध का नेतृत्व किसने किया, जाला अज्जा ने। इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर की जीत हुई और उसने कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। फिर हमने देखे थे सांगा की हार के कारण, पहला तो कि उसकी सेना में किसकी कमी थी, एकता की कमी थी और वो सेना जो है वो अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। दूसरा कि बयाना युद्ध के बाद सांगा ने जो बाबर की युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था, पर्याप्त समय दे दिया था। तीसरा कि घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में क्या कर गया था, चला गया था। चौथा कि सांगा के साथियों ने सांगा के साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया, जैसे रायसीन का सलादी तंवर और नागौर के खानदादे मुस्लिम। अगला कांड कि बाबर का तोप खाना, और बाबर के 2 तोपची थे, एक तो उस्ताद अली खान और एक थे मुस्तफा खान। अगला कि बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, राजपूतों द्वारा हाथियों का प्रयोग जबकि मुगलों द्वारा घोड़ों का प्रयोग, और मुगलों द्वारा हल्के हथियारों का प्रयोग जबकि राजपूतों के द्वारा भारी हथियारों का प्रयोग। फिर इस युद्ध का महत्व क्या है, पहला तो कि राजपूतों और अफगानों को हराने के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। दूसरा कि खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में क्या दिखाई दी थी, एकता दिखाई दी थी। तीसरा सांगा के बाद जो है वो बड़े राजा नहीं बचे जिससे हिंदू कला व संस्कृति को पतन हुआ, और एक सांगा जो है वो अंतिम हिंदू राजा था जिसने दिल्ली को क्या दी थी, डायरेक्ट चुनौती दी थी। पांचवा कांड कि सांगा के बाद इस युद्ध ने राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को क्या कर दिया था, उजागर कर दिया था। छठा कि इसने मुगलों की जो है वो राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का क्या कर दिया था, निर्धारण कर दिया था। कालांतर में अकबर ने सहयोग के स्थान, संघर्ष के स्थान पर कौन सी नीति अपनी, सहयोग की। बसवा दोसा यहाँ पर घायल सांगा का इलाज किया गया, इरिच यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया, कालपी में सांगा की मृत्यु हुई, और मांडलगढ़ में सांगा की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई। उपाधियां कितनी है, 2, एक तो हिंदूपत और एक सैनिकों का भग्नावशेष। और बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव तथा 104 सरदार थे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।